नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं 11वां लेसन, यहाँ से वहाँ। रेलगाड़ी। बच्चों, आप सभी लोग ट्रेन पर अवश्य बैठे होंगे। ट्रेन में बैठने का अपना ही एक मज़ा है। ट्रेन में जब आप बैठते होंगे तो जो आसपास के जो पेड़ हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे वो वापस जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन जो होती है वो आगे की तरफ लगातार बढ़ती जाती है, बहुत ही स्पीड से। बच्चों, आगे हम पाठ में बहुत सारी ट्रेनों के बारे में चर्चा करेंगे, मेट्रो के बारे में चर्चा करेंगे, ट्राम के बारे में चर्चा करेंगे, ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं होती हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके पहले बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कविता, आपको दिख रही है। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो। आप भी दोहराइए। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो। आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों से देखा ना जाए, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खोले तो कुछ ना पाए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। बच्चों, यहाँ पर जो आप इस लड़की को देख रहे हैं, इसने जो संकेत इसका है, जो आवाज़ निकालने की, आप अपने घर में अभिभावकों से पूछेंगे, जो बड़े हैं उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि इसी तरीके से एक जो गीत है वो आशीर्वाद फिल्म एक 1968 1968 में आई थी। उसमें अशोक कुमार जी और संजीव कुमार जी मुख्य कलाकार थे, और इसमें इस गीत को बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों के साथ फिल्माया गया था। आप उस गीत को घर जा कर के या घर पर हो तो आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। उस गीत को आप देखें, और जितने बच्चे हैं उस गीत में भी बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से उस गीत को फिल्माया गया है। और इस जो ये गीत है, ये कुछ अंश मात्र है, और ये हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी की रचना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तो कैसी लगी है कविता। अरे भाई, सबको अच्छी लगी होगी ना, सबको बड़ा मज़ा आया होगा। ट्रेन में बैठने से ही मज़ा आता है, तो ट्रेन के बारे में सोचने पर भी तो मज़ा आएगा। तो क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो, और बैठे हो तो कब कब। आप यहाँ पर इसको लिखेंगे कि आप नानी के घर जा रहे थे तब बैठे हैं, या आप कहीं घूमने जा रहे थे, शिमला जा रहे थे, कोई चंडीगढ़ जा रहा होगा, कोई अहमदाबाद जा रहा होगा, कोई कानपुर जा रहा होगा, कोई मैसूर जा रहा होगा, कोई बेंगलोर जा रहा होगा। जहाँ भी आप जा रहे हों उसको आप लिखेंगे। और साथ ही साथ कौन सी ट्रेन थी, वो एक्सप्रेस थी, कि आप उसमें कोई मेल थी, या कोई सुपर फास्ट ट्रेन थी, कैसी ट्रेन थी। बहुत तरीके की ट्रेनें होती हैं, पैसेंजर थी, कौन सी ट्रेन थी, इसको भी आप अपने अभिभावकों से पूछिए कि पिछली बार जब आप बेंगलोर जा रहे थे, अहमदाबाद जा रहे थे, या चंडीगढ़ जा रहे थे, तो वो कौन सी ट्रेन थी, एक्सप्रेस थी या मेल थी या सुपर फास्ट थी या दुरांतो थी। बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, ट्रेनों के अलग अलग प्रकार होते हैं। उसके बाद जब आप जाएंगे ट्रेन में, तो ट्रेन में आप देखते होंगे जो अपर बर्थ, मिडिल बर्थ और लोअर बर्थ होती है, जो उसमें ट्रेन का जो नंबर दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको बैठना होता है। बहुत सारी चीज़ें जिनको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप बड़े होंगे तो आपको अकेले हो सकता है यात्रा करना पड़े, तो ये सारी चीज़ें आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। क्या रेलगाड़ियाँ कहीं भी चल सकती हैं? क्यों? बात तो सही है,
रेलगाड़ियाँ कहीं भी चल सकती हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? पटरियों का होना आवश्यक है। अगर पटरियाँ नहीं होंगी तो उस पर रेलगाड़ी नहीं चल सकती, क्योंकि जो उनकी पहिए होती हैं रेलगाड़ी की, वो पहिया जो होती है वो लोहे की होती है, वो हर जगह नहीं चल सकती, इसलिए पटरियों का होना आवश्यक है। और बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है, जो पटरियाँ होती हैं इनमें ये पटरियाँ लोहे की होती हैं, ना कि प्लास्टिक की होती हैं, और इनके बीच में एक पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा रखा होता है जो इनमें मजबूती पहुंचाता है और इन दोनों को सख्ती से, मजबूती से पकड़कर जकड़ कर रखता है। नहीं तो ये पटरियाँ टूटी हैं जब इनके ऊपर से भारी भरकम ट्रेन गुजरे। तो इसलिए पटरियाँ होती हैं, ये माप करके बनाई जाती हैं। तो ट्रेन चल सकती है, लेकिन जहाँ पर पटरियाँ होंगी वहीं पर चल सकती है। इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया था? लोहे की सड़क की तो बात कर रहे हैं, यानी रेल पथ जो बना हुआ है, जिसको ट्रैक कहते हैं, रेलवे ट्रैक भी कहा जाता है, उसी पर ही ट्रेन चल सकती है, और वही है ना। कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गुजरी है, सूची बनाओ। जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरी है, रेलगाड़ी गुजरी है, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे आपके लिए प्रश्न है कि तुम किस किस वाहन पर बैठे हो, उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। आप अगर बस में बैठे हैं तो आप बस को लिखेंगे, कार में बैठे हैं तो कार को लिखेंगे, या मेट्रो में बैठे हैं तो मेट्रो में लिखेंगे, ट्राम, जहाँ भी बैठे हैं उस वाहन का नाम अपनी कॉपी में लिखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें उन्होंने अपनी छुट्टी कैसे बिताई। सभी लोग अपनी छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे, तो हम शुरू करते हैं। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी, रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम मेट्रो में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर जो है सरपट कारें भाग रही होंगी। अभी हमारे देश में बच्चों बहुत सारी जगहों पे मेट्रो चलने लगी हैं, और ये जो बच्ची है ये बता रही है कि जब अपने चाचा जी के पास दिल्ली गई थी तो पिछली बार ये बस से गई थी, यानी वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर उतरी होगी या हवाई अड्डे पर उतरी होगी। बच्चों, दिल्ली में कई सारे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, जैसे कि दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, बहुत सारे रेलवे स्टेशन बड़े बड़े हैं, आनंद विहार। वहाँ से उतर करके लोग बसों से अपने घर जाते हैं या टैक्सी लेते हैं, उसको लेकर के अपने घर की ओर जाते हैं। लेकिन अभी वहाँ पर बहुत दिनों से मेट्रो चलने लगी है, और मेट्रो जो होती है बहुत ही सुविधाजनक होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत जल्दी तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ती है, बहुत जल्दी ही हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देती है। तो इस बच्ची को इस मेट्रो में बैठने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ये नीचे चल रही थी सुरंग, और इसको पता भी नहीं चल पा रहा था कि ऊपर से बसें, कारें, बाइक्स सब चल रही होंगी। और ये थोड़ी देर पर रेलवे स्टेशन के जैसे ही जो मेट्रो स्टेशन होते हैं उन पर आती हैं, और इनमें शो होता रहता है कि ये मेट्रो कहाँ जा रही है, और मेट्रो के अंदर भी मैप बना होता है कि इस समय मेट्रो कहाँ पर है, चाणक्यपुरी में है या गोविंदपुरी में है या चावड़ी बाजार में है या चांदनी चौक में है, विधानसभा में है। वैसे ही अगर हम दूसरे जगहों की बात करें, लखनऊ में तो कहाँ पर है, विश्वविद्यालय में है या आलमबाग में है या चारबाग में है या ट्रांसपोर्ट नगर में है, कृष्णा नगर में, कहाँ पर है। ऐसे ऐसे जगहों पर अभी लखनऊ और दिल्ली के साथ ही साथ और जगहों पर मेट्रो का कार्य प्रारंभ हो गया है। कुछ ही दिनों में और जगहों पर भी मेट्रो आ जाएंगी, जिससे कि जाम से हमें निजात मिल जाएगा और हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और उनकी जो सीट होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, बैठने में कंफर्ट होता है।
बहुत साफ़ सुथरी होती हैं, आवाज़ नहीं होती है, पूरा वातानुकूलित होती हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक सवारी है, बहुत अच्छा साधन है। बसों में भीड़ होती थी, मेट्रो में भीड़ होती है, ज़रूर भीड़ होती है, लेकिन फिर भी ये सुविधाजनक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे। तो भैया, जो बड़े भैया थे इनके, अमेरिका से आए थे। किससे आए होंगे? हवाई जहाज़ से होंगे ना, कि वहाँ से अमेरिका से बस से आ सकते हैं ना। तो बड़े भैया जो इनके थे वो हवाई जहाज़ से आए थे। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे। हवाई जहाज में बैठकर सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे वह बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पर बात की गई है कि बड़े भैया जो थे वो कहाँ से आए थे? अमेरिका से आए थे और हवाई जहाज़ से आए थे। तो बच्चों, जो हवाई जहाज़ की स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में पहुंच सकते हैं। और एक देश से दूसरे देश जाने के लिए मुख्यतः हवाई जहाज़ का ही प्रयोग किया जाता है। और हवाई जहाज़ बैठने के पहले के कुछ नियम कानून हैं जिनका हमें पालन करना होता है। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए अधिकतर देशों में पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें अगर दिल्ली से अमृतसर जाना है तो हमें पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, चूँकि यह एक ही देश है, भारत देश है, इंडिया है। इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमें अमेरिका जाना है तो हमें पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होती है। तो इनके जो बड़े भैया हैं वो अमेरिका से अगर आए होंगे तो पासपोर्ट और वीज़ा के साथ ही आए होंगे। पासपोर्ट पहले से रहता है, वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है। उसके बाद दुल्हन बनी बुआ जब उनकी डोली में बैठी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो डोली में वो ऐसे ही लोग बैठ करके कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन बच्चों, आप अपने घर पर जाएंगे, अपने अभिभावकों से पूछेंगे, अपने बाबा से पूछिएगा, दादी से पूछिएगा कि डोली जो होती है दुल्हन के लिए आजकल प्रयोग होती है, लेकिन बहुत ही कम प्रयोग हो रही है। लेकिन बहुत समय पहले की बात है जब राजा महाराजा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और रानियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डोली का ही प्रयोग करती थी। आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो रेलवे स्टेशन से बस या कार ले सकते थे, पर हमें सीधे नाव से गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा था। बात यह है कि नाव में अगर आप बैठेंगे तो, चूंकि हम रोज तो नाव पर बैठते नहीं, जो लोग रोज नाव की यात्रा करके अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको आसानी होती है। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार का प्रयोग करते हैं या बस का प्रयोग करते हैं तो हमें अजीब नहीं लगता। बाइक का प्रयोग करते हैं तो हमें अजीब नहीं लगता। बहुत सारे लोग ट्रेन का भी प्रयोग करके अपने ऑफिस से घर या घर से ऑफिस जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बस में सवार होकर के अपने घर से स्कूल जाते हैं, उनको अजीब नहीं लगता। लेकिन बच्चों, सोचो अगर आपको अपने घर से स्कूल बोट में बैठ करके जाना पड़े तो कैसा लगेगा? कुछ दिन तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, मज़ा भी आ सकता है, आपको हो सकता है लगेगा कि सुरक्षा का खतरा है, थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है। बस में भी खतरा होता है, ट्रेन में भी खतरा होता है, कार में भी खतरा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नाव में खतरा ज़्यादा होता है। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आपके लिए समस्या हो सकती है। जैसे कि अभी भारत देश में कुछ जगहों पर ये जो जलयान हैं, छोटी छोटी नौकाएं हैं, छोटे छोटे बोट्स हैं, उनमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनमें ये आम बात है, जो कि जल यातायात जो हैं, जो जलयान हैं, वो चलना एक आम बात है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। जैसे कि मैं अभी दूसरे देश गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोग ऑफिस से निकल करके, कैरी बैग है या बैग है उनके पास ऑफिस का, और उसको लेकर के जूस पीते हुए
उसमें आकर के टिकट लेते हैं, बैठते हैं और अपने घर का जो पास का उनका स्टेशन बना होता है, बाकायदा स्टेशन है नदियों के किनारे, नदी में बोट चल रही है और उसके लेफ्ट साइड राइट साइड में उनके भी स्टेशन हैं और वहाँ पर वो बोट रुकती है और बताया जाता है कि ये स्टेशन आने वाला है। वहाँ पर बोट रुकती है, रुकने के लिए और थोड़ा दूसरे प्रकार की रुकती है, जैसे कि उनका जो स्टॉपर होता है वो कनेक्ट अच्छे से कराते हैं क्योंकि ठोकर लगने का खतरा रहता है थोड़ा सा। वहाँ पर कुछ सोखते लगाए जाते हैं जिससे कि वो टकरा करके जो यात्री हैं उनको चोट ना लगे। और प्लेटफार्म होता है, लोग उतरते हैं और अपने गंतव्य पर जाते हैं। वहाँ पर भी वेटिंग रूम बाकायदा बना हुआ है, वहाँ पर लोग टिकट लेकर के अगली बोट आने का इंतजार करते हैं। वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ ट्रेन का अनाउंस होता है वैसे ही वहाँ पर बोट का अनाउंस होता है कि वहाँ जाने वाली बोट थोड़ी देर में प्लेटफार्म नंबर इतने पर आ रही है। तो केरल में भी ये है, आप जाएं तो ज़रूर इसका मज़ा लें। फिर क्या हुआ, हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। कहाँ गए? शिमला गए, हिमाचल प्रदेश। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के बसें चलती हैं। अगर आप शिमला जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो आपकी बस है वो थोड़ी देर में भी पलट जाएगी, भी पलट जाएगी, गिर जाएगी। और गिरेगी तो कहाँ चली जाएगी? बहुत नीचे चली जाएगी। शिमला जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। कुछ लोग दिल्ली से चंडीगढ़ होकर के जाते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ से शिमला जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली से, और भी रास्ते हैं शिमला पहुंचने के, वहाँ जाते हैं। लेकिन जो भी रास्ते हैं वो सब टेढ़े मेढ़े हैं। ऐसा लगता है कि बसें अभी गिर जाएंगी, खड्ड में चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। और वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। सभी ड्राइवर वहाँ पर बसों को या कार को नहीं चला सकते हैं। तब नीचे देखकर बहुत डर लगता। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी, हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे, मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। शिमला जब आप जाएंगे तो आप चर्च एरिया ज़रूर जाएंगे, जो वहाँ की जान है। बहुत ही साफ़ सुथरा इलाका है वो। वहाँ पर घोड़े की सवारी आप करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको वहाँ पर दिखेगा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग घोड़े की सवारी वहाँ पर करते हैं। आप जब शिमला जाएं तो वहाँ साफ़ सफाई का अवश्य ख्याल रखें और घोड़े की सवारी आप वहाँ पर कर सकते हैं। मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती है। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है तो मैं झट से अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शे पर बैठकर नानी के घर जाते हैं, यानी कि नानी का घर भी कहीं आसपास ही है। तो इनके मम्मी जो हैं और ये छोटू है, वह दोनों रिक्शे पर बैठ करके नानी के घर जाते हैं। और इस बच्ची का, ये जो बच्ची है, इसका जब मन करता है तो अपने एक खाला के घर जाने के लिए साइकिल उठाती है और झट पहुंच जाती है। बच्चों, ये रिक्शा है, इसी तरीके से ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा जो इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोल से चलते हैं, उनसे भी लोग आसपास के एरिया में जाते हैं। टेम्पो होते हैं, वैन होती हैं, बहुत सारी कंपनियों की टैक्सियां चल रही हैं जिनसे आसपास जाते हैं। लेकिन साइकिल एक ऐसा साधन है जिससे हम अगर चलाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। साइकिल चलाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए बच्चों हमें साइकिल भी चलानी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, हम कुछ शहरों में साइकिल चलाने, जो साइकिल चलाता है उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। कुछ शहरों में या कुछ जगहों पर अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये हमारे सेफ्टी का मैटर, हमारे सुरक्षा का मामला है। इसलिए हमें साइकिल चलाते समय भी हेलमेट लगा करके ही साइकिल चलानी चाहिए। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक कोई बस नहीं जाती थी। जैसे कि शहरों में बसें चलती हैं वैसे गांवों में बसें नहीं चलती हैं ना। जो साधन शहरों में है वो साधन गांव में नहीं है। जो सुविधाएं शहरों में होती हैं वो सारी सुविधाएं गांव में नहीं होती हैं। वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं साधन की। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहराते खेतों के बीच से होकर के गांव गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत
अच्छा लगता है। ये बैलों की जो उनके जो गले गले हैं उनमें जो घंटियाँ बनी हैं, घुंघरू बंधे होते हैं, उनकी जो आवाज़ आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो गाँव में जो साधन होते हैं कुछ ऐसे हैं, जैसे कि बैलगाड़ी है, रिक्शा है, तांगा है, यक्का है, मोटरसाइकिल भी होती हैं, कारें भी चलती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कारें वहाँ पर गाँव में नहीं हैं। उनमें हम बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो बच्चों, आप भी कहीं ना कहीं गए होंगे, हो सकता है आपके मामा का घर ही गांव में हो, तो आप भी मामा के घर या मामी के घर, नानी के यहाँ जाने के लिए या बुआ के घर जाने के लिए आप किसी रेलवे स्टेशन पर उतरते होंगे, और वहाँ से आप बैलगाड़ी या तांगा या यक्का कुछ लेकर के और वहाँ से आप अपने गंतव्य को जाते होंगे। यहाँ पर बात ये है कि ये बैल हमको लेकर के चलते हैं। जैसे कि ट्रेन चलती है तो उसमें डीजल लगता है, बाइक चलती है उसमें पेट्रोल लगता है, वैसे ही जो जानवर होते हैं उनको हमें खिलाना पिलाना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात ये कि कार हमें भले कहीं जल्दी से पहुंचा दे, लेकिन जो बैल होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। जैसे कि बैल से हम खेत जोत सकते हैं, और अगर अनाज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, हम जिंदा नहीं रह सकते। बैल से हम एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। उसमें लोग भी बैठ करके सफ़र पहले के समय में अधिक करते थे, अब कम कर दिया है। और सबसे जो इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात है वो है वायु प्रदूषण की। किसी भी प्रकार का कोई वायु प्रदूषण नहीं है। इस बच्चे ने कहा है कि मुझे जो उनकी गले में बंधी घंटियां हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, यानी जो हॉर्न है, हॉर्न जिससे जो सबको खराब लगता है, लेकिन बैल की जो घंटियां हैं वो सबको अच्छी लगती हैं। इसलिए हमें जो जानवर हैं उनसे प्रेम करना चाहिए, उनको बचा करके रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।